खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे प्रदेश की प्रमुख और बड़ी खबरों की। खबर रायपुर से ही, जहां प्रदेश के राजधानी रायपुर सहित 10 जिलों में आज से लॉकडाउन लगने जा रहा है। राजधानी में रात 9 बजे से कर्फ्यू लगने जा रहा है। रायपुर नगर निगम और बीरगांव में लॉकडाउन होगा। आवश्यक सुविधा से जुड़े लोग ही काम कर सकेंगे। बाकी के जो सभी कार्यालय रहेंगे वो बंद रहेंगे। दूध, फल और आवश्यक जो सामग्री है, मेडिकल की दुकानें, वो खुली रहेंगी। बाकी सब कुछ बंद रहेगा। आंकड़ा भी प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है और आंकड़े पर नियंत्रण पाने के लिए एक बार फिर प्रशासन ने यह फैसला लिया। रायपुर के अलावा 10 अलग अलग जिलों में लॉकडाउन रहेगा, जिसमें अंबिकापुर, बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, ये तमाम अलग अलग जिले हैं जहां पर अलग अलग तारीखों से लॉकडाउन शुरू होगा। हम रुक करेंगे। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी देने के लिए और बातचीत के लिए। उमेश, आज से जिन 10 अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लगेगा रायपुर सहित, क्या तारीखें रहेंगी, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, प्रशासन की क्या तैयारी है लॉकडाउन को लेकर? देखिए, लॉकडाउन के चैन को तोड़ने के लिए एक बार फिर बड़ा निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन किया जाए। जो कोरोना का लगातार जो चैन बढ़ रहा है उसे तोड़ने के लिए एक बार फिर से राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि लॉकडाउन किया जाए और इसकी जिम्मेदारी वो उन जिलों के कलेक्टरों को सौंपे है कि वो अपने हिसाब से, अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से वो लॉकडाउन ले सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी जो राज्य सरकार ने 10 नए जो 10 जिले हैं उनको कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है, जिसमें रायपुर और बीरगांव में सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि आज रात जो 12 बजे के बाद से वहां पर कर्फ्यू लग जाएगा। कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। जो आवश्यक चीजें हैं वो ही लोगों को बाहर जाने के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अलावा जो बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कोरबा, इन जो जिले हैं यहाँ पर जो कोरोना के संक्रमण है, इसे देखते हुए 22 जुलाई और 23 जुलाई से लेकर 29, 30 और 31 जुलाई तक के लॉकडाउन किया जा रहा है। लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, लिहाजा इसे देखते हुए प्रशासन ने कलेक्टरों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अपने हिसाब से उन इलाकों को लॉकडाउन करे। वहां पर आवश्यक चीजें ही मुहैया कराने के लिए लोगों को बाहर निकलने की सख्ती दी गई है। जो लोग अगर बिना वजह बाहर निकलेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले से ज्यादा इस बार सख्त होगा लॉकडाउन। यही वजह है कि लगातार अधिकारी कर्मचारियों की बैठकें लेकर कलेक्टर समझाइश दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे इस नियम का पालन किया जाना चाहिए। यहाँ पर बीते दिनों व्यापारियों की बैठक ली गई थी जिला प्रशासन द्वारा। उनसे अनुरोध किया गया था कि लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बाजार में लोगों की हुजूम देखे जा रही, भीड़ देखी जा रही, कहीं ना कहीं एक कोरोना का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है प्रदेश में। इसे ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है, लिहाजा एक बड़ा निर्णय लिया गया। और बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 22 जुलाई से लॉकडाउन लागू किया जाएगा, जिसके तहत जो आवश्यक जो चीजें हैं उन्हें लेने के लिए ही लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। यहाँ पर जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है वो कल मीटिंग लिए हैं और मीटिंग लेकर ये निर्णय लिया है कि जो बॉर्डर होगा, जो सीमा होंगी जिलाओं की, वहां पर तैनाती की जाएगी पुलिस बलों की, वो निगरानी रखेंगे। बाहरी लोगों को निषेध किया जाएगा। आप देखेंगे कि शुरुआती दिनों में जब 4 चरणों पे लॉकडाउन किया गया था पूरे देश में, तो जो कोरोना का चैन था वो कहीं ना कहीं टूट गया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार अनलॉक 1, अनलॉक 2 में कोरोना के मामले बढ़े, उसके बाद से देखा गया कि कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगे। लिहाजा इसे देखते हुए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय के लिए को लेकर लोगों से भी अपील की है कि जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं उसमें लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है कि किस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। लिहाजा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया है और निर्णय आगे अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो आगे भी लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। दीपक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ उमेश मौर्य जुड़े और वो बता रहे हैं कि लगातार जो कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है उस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार और प्रशासन की ये कोशिश है। अलग अलग 10 जिले हैं जहां पर अलग अलग तारीखों से लॉकडाउन होगा, सख्ती का पालन भी होगा।
कार्रवाई भी होगी बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ। तो आज से रायपुर में जो लॉकडाउन लगने जा रहा है उसको लेकर रायपुर सांसद सुनील सोनी का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। मैंने बहुत पहले से इस बात को कहा है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन कर गए, लेकिन साथ में अधिक से अधिक टेस्टिंग करें और सख्ती होना चाहिए, क्योंकि हम अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं खड़े हैं और बदतर स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर में सख्ती के साथ में लॉकडाउन हो और प्रतिदिन कोशिश करें कि हम 2000 टेस्टिंग कर पाएँ। तो आने वाले समय में अगर 15-20 हज़ार टेस्टिंग हम 1 हफ्ते में करते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं और ये सब कंटेनमेंट जोन को टारगेट बनाएं। और ये कंटेनमेंट जोन अगर टारगेट बनेंगे तो आने वाले समय में रायपुर बेहतर हो जाएगा। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा 22 से 28 जुलाई तक बंद रहेगी। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान विधानसभा बंद रहेगी। आज से बता दें, रायपुर में लॉकडाउन लग रहा है। विधानसभा के सभी अधिकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर से ही कामकाज करेंगे। अधिकारी कर्मचारी फोन और मोबाइल से संपर्क में रहेंगे एक दूसरे के, और लॉकडाउन के दौरान आवश्यक फाइलों का मूवमेंट जो है होता रहेगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने इस बात की जानकारी दी और आदेश जारी किए। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण नहीं थम रहा है। 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 115 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज 170 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। रायपुर में 50, कोंडागांव में 23, बिलासपुर में 8 मरीज मिले हैं। वहीं पेंड्रा, कोरिया, नारायणपुर में 4-4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 5731 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1588 एक्टिव केस हैं। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब बिलासपुर केंद्रीय जेल भी इसकी गिरफ्त में आ चुका है। यहां पर हत्या के आरोप में बंद कैदी के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पूरे जेल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद केंद्रीय जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। वहीं उन कैदियों का भी सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा जिनके संपर्क में संक्रमित कैदी आया था। हमने कर दिया था रात में और उसको शिफ्ट कर दिया गया है कोविड हॉस्पिटल में, और उसके साथ जो थे पेशेंट 15-16 लोग, उनको हमने क्वारंटाइन कर दिया है। और हमारी टीम गई हुई जांच करने के लिए, जांच कर रही, जांच करने के बाद शाम तक बताएगी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने N95 मास्क को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि N95 मास्क कोविड-19 को रोकने के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए गए। इस गाइडलाइन के बाद से लोगों में असमंजस की स्थिति है। सरकार की गाइडलाइन और इसके विकल्प को लेकर छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता से बात की न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। N95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि ये मास्क कोविड-19 को रोकने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राकेश, ये अब तक सभी सुरक्षित मान रहे थे, लेकिन अब ये एडवाइजरी जारी करने के पीछे क्या मकसद, क्या अब पता चल रहा है? देखिए, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर राजीव त्यागी ने कल एक एडवाइजरी जारी की है पूरे देश के डॉक्टरों को और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को कि N95 का मास्क का यूज़ बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना गया है। इसमें लगे वाल्व बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है और ये वायरस के संक्रमण को फैलने में रोकने के लिए पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। ऐसा मास्क लोग पहने, क्योंकि अगर बाहर निकलना ही होगा, जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं एटलीस्ट उनको तो बाहर जाना ही होगा, जहां लॉकडाउन नहीं होगा वहां भी जाना ही होगा। वो किस प्रकार के मास्क का इस्तेमाल करें कि सुरक्षित रहे, बचाव रहे? देखिए, कपड़े के मास्क जो डबल लेयर या ट्रिपल लेयर वाले होते हैं वो साफ करके धो के पहने जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। सर्जिकल मास्क पहने, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब तक बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता या इमरजेंसी न हो, घरों से न निकलें, भीड़ भरे इलाके में न जाएं। तो N95 को लेकर जो गलत फहमियाँ थी वो गाइडलाइन के बाद अब दूर हो जानी चाहिए। घर में ही बने ही ट्रिपल लेयर मास्क बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात उनको धोकर साफ करके पहना जाए तो आप बच सकते हैं। और अगर ज़रूरी ना हो तो डॉक्टर्स के मुताबिक आप भीड़ वाले इलाकों में न ही जाएं, घरों से बाहर न ही निकलें। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर।
रायपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 4 सलाहकारों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग, राजेश तिवारी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और प्रदीप शर्मा को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने इस बात के आदेश जारी किए हैं। बता दें आपको, चारों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर को करोड़ों की सौगात दी। जगदलपुर में महारानी अस्पताल कार्य का सीएम भूपेश ने लोकार्पण किया। साथ ही दूसरे चरण में उन्नयन कार्य की भी सौगात दी। तीसरे चरण में अस्पताल के कार्यों का भूमि पूजन किया। बता दें आपको कि सीएम ने बस्तर में 244 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर के लोगों का महारानी अस्पताल से भावनात्मक लगाव है। अभी लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। सरकार यहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसके बाद बाहर के लोग भी बस्तर आकर इलाज करा सकेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज बस्तर में बहुत सारे कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी बस्तर वासियों का मैं स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। खासकर महारानी अस्पताल के बारे में जिस प्रकार से टी.एस. सिंहदेव जी ने जो बातें कही, थोड़ी सी इतिहास के बारे में उन्होंने बात रखी और महारानी अस्पताल से बस्तर के लोगों का कैसे भावनात्मक लगाव है, ये हम सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की तरफ से शुरू की गई योजनाओं को लेकर सियासत शुरू हो गई है। योजना को लेकर जहां कांग्रेस वाहवाही ले रही है, तो वहीं विपक्ष इन योजनाओं की लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने फिर सरकार की योजनाओं को लेकर मंगलवार को ट्वीट किया। रमन सिंह ने अपने ट्वीट में शायराना अंदाज में सरकार को घेरा। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कालीन के नीचे की सच्चाई बस यही है, हकीकत में तो कागजों में ही तरक्की है। नरवा घुरवा से लेकर रोका छेका तक सारी योजनाएं सिर्फ सफेद हाथी है। वहीं गोधन न्याय योजना और नरवा घुरवा बारी योजना को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह के शायराना ट्वीट पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। रविंद्र चौबे ने कहा है कि रमन सिंह को अपना 15 साल का वक्त याद आ रहा है। उन्हें पता रहा होगा कि कालीन के नीचे क्या होता है। 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए विधानसभा के कोने में सिमटे हैं। मुझे लगता है कि उनको अपना 15 साल याद आ रहा है। कालीन के नीचे क्या था, अब पलट के देखने का अगर उनके पास वक्त है तो मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया ये जनता के सामने, इसलिए वो विधानसभा के कोने में सिमट गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के आरोपों पर भूपेश सरकार के मंत्री ने भी पलटवार किया है। शिव डहरिया ने कहा है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा योजना को केंद्र की बीजेपी सरकार ने बंद कराया। हमारे छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता संग्राहक है, जिनकी संख्या लगभग 12.5 लाख है, इन लोगों का बीमा करना इन लोगों ने बंद कर दिया है। ये 2019 में हमारी सरकार बनने के बाद जो हमारे तेंदुपत्ता के संग्राहक भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उनका बीमा बंद कर दिया है इन लोगों को। तो हम इनको लाभ देना चाहते हैं। बीमा के तहत इनको बहुत सारे लाभ मिलते थे, जो केंद्र सरकार द्वारा इनका बीमा बंद करने के कारण उनको जो लाभ मिलता था वो नहीं मिल रहा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे वन मंत्री अकबर जी ने कहा कि भाई तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उनको जो लाभ पहले मिलता था वो लाभ अभी भी मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार की सोच है। मंगलवार को धमतरी में नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन बनने के बाद रामगोपाल अग्रवाल पहली बार यहां आए। इस दौरान कई सामाजिक संस्थाओं और व्यापारी संगठन ने उनका जोरदार स्वागत किया। रामगोपाल अग्रवाल सबसे पहले जिला कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे। वो काफिले के साथ बाइक रैली में भी शामिल हुए। ये पहला मौका था जब धमतरी से इतने अहम पद पर किसी नेता को जगह मिली। रामगोपाल अग्रवाल फिलहाल प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी हैं। रामगोपाल भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद।
छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौठान से जुड़ी स्वावलंबन योजनाओं को खादी ग्राम उद्योग बोर्ड धरातल पर उतारने का काम करेगा। इसके लिए खादी ग्राम उद्योग हर घर पर गौठान कार्यक्रम संचालित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरबा गुरवा बारी योजना को लेकर बयान दिया और कहा कि स्वावलंबन होगी ये योजना और ग्राम उद्योग से जोड़कर इस योजना को संचालित किया जाएगा। पहला तो मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने एक गुरुतर दायित्व मुझको सौंपा है और मैं इस बात को लेके दृढ़ प्रतिज्ञ हूं कि उनकी आकांक्षा के अनुरूप, उनकी आशाओं के अनुरूप मैं ऐसा काम करूंगा। उनकी आकांक्षा क्या है? यही कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल का विकास हो, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा मिले, क्योंकि उनकी दृष्टि में आर्थिक समस्या छत्तीसगढ़ की दूर होनी गांवों की नितांत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष किरणमयी नायक ने रायपुर में पदभार संभाला। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और मंत्री रुद्र कुमार गुरु की मौजूदगी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाओं को अधिकार दिलाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। बिलासपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर की प्रमुख सड़कों पर पौधे लगा रही है। हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में या फिर विकास के नाम पर उन पेड़ों की बलि चढ़ा दी जाती है। एक बार फिर स्मार्ट सिटी के तहत शहर में पौधे रोपे जा रहे हैं, जिसमें नीम, पीपल जैसे 15 से 20 फीट के 250 पेड़ लगाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक एक पेड़ की कीमत करीब 1350 रुपए है, लेकिन स्मार्ट सिटी के स्मार्ट अधिकारी ये पौधे 11 केवी तार के नीचे लगा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इन पेड़ों की बलि चढ़ना तय है। जिम्मेदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इन तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। वहीं पर्यावरणविद भी शहर में हरियाली को लेकर काफ़ी चिंता जता रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो 10% क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के लिए शहर में रिजर्व रखा जाता है, लेकिन बिलासपुर शहर में केवल 3% ही ग्रीन बेल्ट क्षेत्र आरक्षित रखा गया। हम अभी ये इन दोनों का प्रोजेक्ट में हमारा स्कोप ऑफ वर्क में था, मिट्टी तेल गली में भी था और यहाँ पे श्रीकांत वर्मा मार्ग में था। दोनों जगह हमारे द्वारा प्लांटेशन का काम किया गया है नगर निगम की मदद से, और आगे भी हम नगर निगम की मदद से आगे भी हम प्लांटेशन का काम करेंगे। 10% क्षेत्र रिजर्व रखा जाता है ग्रीन बेल्ट के लिए, लेकिन बिलासपुर शहर मात्र 3% एरिया है ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित अभी तक किया या बनाया गया है। ग्रीन बेल्ट डेवलप ही नहीं किया जा रहा है बिलासपुर में, और जो किया भी जाता है तो मेन सड़कों पर कर दिया जाता है। बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जो कि आने वाले समय में बिजली में और आने में हमेशा, और एक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो सड़कों को नुकसान पहुँचाते हैं। कटघोरा वन मंडल में अवैध कटाई का मुद्दा सियासी रंग लेता जा रहा है। डीएफओ की जांच में जिस रेंजर पर अवैध कटाई का केस बना, उसे क्लीन चिट मिल रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि जिस वन रक्षक ने पूरा मामला उजागर किया, क्या अब उसे सजा दी जाएगी? देखिए रिपोर्ट। आपका दस्तखत लूंगा मैं जब्तीनामा में, और आप भी अपराधी हो सर। साहब हो गए अपनी जगह में, ये मेरा फील्ड है, यहाँ पे अवैध हुआ है तो आप अपराधी हो। यहाँ इस वीडियो ने सोशल मीडिया के साथ ही छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में भी सनसनी मचा दी है। वीडियो में तमतमाए हुए दिखाई दे रहे बीट गार्ड शेखर अत्रे अपने रेंजर मृत्युंजय सिंह को बांस की अवैध कटाई के पंचनामे पर हस्ताक्षर करने को कह रहे हैं। यह अपने आप में अनोखा मामला है। अपने ही विभाग के अधिकारी को उसके ही अधीन कर्मचारी फटकार रहा है। दरअसल जिस क्षेत्र में वन रक्षक शेखर अत्रे तैनात हैं, उस इलाके में रेंजर और डिप्टी रेंजर 11 मजदूरों को लेकर बांस की कटाई कर रहे थे। उस दौरान वन रक्षक किसी काम से मरवा ही गया हुआ था, लेकिन जब लौटा तो देखा बिना किसी विभागीय आदेश के उसके क्षेत्र में बांस काटे जा रहे हैं। उसने आदेश की कॉपी न मिलने पर अपने ही विभाग के अफसरों के खिलाफ आपराधिक मामला बना दिया। मामला सामने आने पर पीसीसीएफ ने जांच के आदेश दिए, लेकिन डीएफओ ने जांच में अधिकारियों को निर्दोष माना है। इंटेंशन अवैध कटाई का नहीं था, उसका उद्देश्य कटाई का भी उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि गिरे पड़े बांस को इकट्ठा करके, जो कि उधर आप देख भी सकते हैं कि सड़क किनारे वृक्षारोपण हो रहा है, तो वहाँ पे ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं। तो इन्हीं बांसों की व्यवस्था करके ट्री गार्ड बनाने का उनका उद्देश्य था। अवैध कटाई नहीं था, न ही बिर्रे से बांस कटाई का उद्देश्य था। सिर्फ ये था कि गिरे पड़े सूखे बांस को उनके द्वारा इकट्ठा किया जाना।
वायरल वीडियो की प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है। लोग यही कह रहे हैं कि कर्मचारी हो तो ऐसा। बीट गार्ड को उसके हौसले की हर कोई दाद दे रहा है। वहीं इस दबंगई पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस पर उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग कर डाली है। जो हरा बांस दिख रहा है कटाई में, उससे तो लग रहा है कि कटाई हुई है। अब यदि अवैध कटाई और कटाई, क्या सरकार ने बांस काटने के लिए किसी अधिकारी ने आदेश दिया? यदि आदेश दिया तो उसको आदेश किसने जारी किया है, कब जारी किया है और कितने हजार बांस काटने का उसमें आदेश जारी किया गया है? समुचित रूप से मुझे लगता है कि अब इसकी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, ऐसा ना हो कि किसी निरपराध के ऊपर में उसको अपराधी बना दिया जाए और जो अपराधी है उसको छोड़ दिया जाए। जांच का आदेश हो गया, जांच चल रही है। नहीं, जब जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन जांच चल रही है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति जो हिम्मत वन रक्षक शेखर अत्रे ने दिखाई है वो किसी मिसाल से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि मुद्दे का राजनीतिकरण होने के बाद शेखर अत्रे को अपनी नौकरी में इनाम मिलेगा या फिर सजा, ये देखना दिलचस्प होगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। इन दिनों बस्तर में कलेक्टर रजत बंसल की सादगी की चर्चाएं हो रही हैं। उनके लोगों से मिलने का तरीका और उनके दौरे करने का अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा हम नहीं कह रहे, आप खुद इस रिपोर्ट को देख लीजिए। बाजार में खरीदी, चौपाल पर चर्चा और बच्चों के साथ मस्ती। ये हैं बस्तर के कलेक्टर रजत बंसल, जिनका काम करने का अंदाज लीग से थोड़ा अलग, लेकिन जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझने का कलेक्टर रजत बंसल का ये अनूठा तरीका है। हाट बाजार में पहुंचकर दुकानदारों की समस्या समझनी हो या बच्चों से उनके स्कूल की बात करनी हो, कलेक्टर खुद लोगों तक पहुंच जाते हैं, वो भी बेहद सादे अंदाज में। भी जिला कलेक्टर जब तक स्थानीय भाषा नहीं बोलेंगे और स्थानीय लोगों के साथ उठना बैठना नहीं करेंगे, तब तक उनको जगह की समझ पूरी तरह से नहीं होगी। और जब तक हम लोग इसको नहीं समझते, तब मैं मानता हूँ कि हमारा प्रशासनिक कोई भी प्रयास पूरी तरह से सफल होने के लिए नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसी तारतम्य में मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाट बाज़ार जाऊँ जब भी दौरे पे जाते हैं। साथ में ही नाइट स्टे करने के लिए भी अलग अलग जगहों पर हम लोग रुकते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। अक्सर आपने कलेक्टर या बड़े अफसर को लाव लश्कर के साथ ही देखा होगा, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। कलेक्टर रजत बंसल साइकिल उठाकर खुद ही बस्तर के अंदरूनी इलाकों में निकल पड़ते हैं और रास्ते में मिलने वालों से भी उनकी समस्याएं सुनते जाते हैं। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के इस अंदाज की काफी चर्चा हो रही है। साथ ही सादे अंदाज में कलेक्टर को अपने पास देखकर लोग भी बेझिझक उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे हैं। जगदलपुर से प्रशांत गजबी की रिपोर्ट।